इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज स्पेशली स्टॉक मार्केट के बारे में आपको स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस का नॉलेज आप सभी के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। यह है एपिसोड नंबर 2 एंड हमने एपिसोड 1 में बात की थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। फिर हमने बात की कि फंडा बिहाइंड प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स, यानी कि कुछ स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ होता है, किसी का 200 होता है, किसी का 1 लाख भी होता है। तो इसका रीज़न क्या है। एंड फिर हमने सीखा कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर या फिर नीचे कैसे मूव होता है। एंड आज के एपिसोड नंबर 2 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि कैन आई लूज माई होल मनी इन स्टॉक मार्केट, यानी कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में क्या वो जीरो हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या एज ए स्टूडेंट कैन आई डू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग, इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF एंड इंडेक्स। आप सभी ने टीवी एड पे इन सभी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा कि कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में, तो कुछ लोग ETF में। एंड इंडेक्स की बात तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो इसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि इसका कंटिन्यूशन होने वाला है एपिसोड नंबर 2। एंड ये सीरीज़ मैं बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए लेके आया हूँ एंड आपको A to Z सब कुछ सिखाने वाला हूँ। यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, तो आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाला है। A to Z आपको सिखाऊंगा एंड आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स खुद से ट्रेडिंग कर पाओगे, खुद से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे एंड अपनी फैमिली मेम्बर को भी सिखा पाओगे। तो इसमें आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे एपिसोड बहुत आने वाले हैं एंड सभी को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैन आई लूज माई होल मनी इन स्टॉक मार्केट। मुझे इंस्टाग्राम पे हर रोज़ सेम क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो। उनका पहला सवाल यही है कि अगर मान लो मैं 5,000 रुपये लगा रहा हूँ या फिर 10K लगा रहा हूँ या फिर 1 लाख लगा रहा हूँ, तो क्या मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से कमाया, मैं जॉब करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, अगर ये पैसा जीरो हुआ तो फिर फ़ायदा क्या है स्टॉक मार्केट में आने का। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ एंड ध्यान से सुनना। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिनमें से आपको आज इसमें मैं थोड़ा ऊपर से बताऊंगा, फिर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंड एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो इसके हिसाब से आपका आंसर चेंज होने वाला है। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करोगे तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा, सबसे बड़ा नो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा एंड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो हाँ, यस, ट्रेडिंग के अंदर आपका पैसा जीरो हो सकता है एंड ये तक है कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर भी पैसा जीरो हो सकता है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं, ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं, इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो कि नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, एपिसोड नंबर 3। उसमें मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के बारे में। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये डाउट है कि अगर मान लो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड मेरा पैसा जीरो हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में किसी का भी पैसा जीरो नहीं होता है। आपके पैसे पे आप बोल सकते हो 5% रिस्क है, 10% रिस्क है, या फिर मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 15 to 20% रिस्क है एंड इससे ज़्यादा कभी यूजुअली रिस्क होता नहीं है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया भी लगाया है तो शायद आपका 5,000 रुपया लॉस हो सकता है, 10,000 हो सकता है, फिर मैक्सिमम 15,000 हो सकता है। इसके ऊपर नॉर्मली नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा लॉस नहीं होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा बड़ा पैसा भी नहीं कमा सकते। आप मैक्सिमम 1 लाख लगा के 5,000 कमा सकते हो, 10,000 कमा सकते हो या फिर 15,000 कमा सकते हो विद इन 1 मंथ या फिर 6 मंथ। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप टाइम लेके चलो 6 महीने से लेके 1 साल तक, तो वहाँ पे आपका 1 लाख का लॉस मैक्सिमम 5 से 10,000 हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी 5 से 10,000 हो सकता है, अनलेस अगर कोई बड़ा इवेंट हो। जैसे कि आपने देखा 4 जून 2024 को स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा फॉल आया था। क्यों आया था? इलेक्शन रिजल्ट था एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी रिजल्ट्स को लेके, तो वहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो क्रैश हुआ था एंड उस टाइम पे पोर्टफोलियो काफ़ी लाल हो गए थे। आपके हर एक स्टॉक 5% से लेकर 10% तक लाल हो गए थे। तो यहाँ पे देखो, इतना बड़ा क्रैश होने के बाद भी आपके स्टॉक में मैक्सिमम 10% के आसपास लॉस दिख रहा था। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने क्रैश के बाद भी आपका पैसा जीरो नहीं हुआ, तो नॉर्मल डेज पे आपका पैसा जीरो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी हम बात करेंगे डिटेल में कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ट्रेडिंग के बारे में एपिसोड नंबर 3 में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लो कि अगर आप पैसा लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा जीरो नहीं होता है।
आप आराम से बिंदास लगा सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए नॉलेज ज़रूरी है, जो मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू दे रहा हूँ। अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए, सारे एपिसोड देख लिए, तो उसके बाद आपका पैसा जीरो होने का या फिर छोड़ दो 10% भी लॉस होने का नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, 12th का हो या फिर कॉलेज जा रहा हो। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी मुझे यही आ रहा है कि हम स्टूडेंट है, अभी 10th पास आउट है, क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे करना चाहिए। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानते हैं। एज ए स्टूडेंट कैन आई डू इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, मतलब बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है। तो स्टॉक मार्केट में सिंपल है, कौन ट्रेडिंग कर सकता है। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये कैसे? क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बिना आप किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है एंड उसके लिए सबसे पहले पैन कार्ड ही मांगा जाता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियंस भी है जो 18 प्लस तो है लेकिन पैन कार्ड अभी तक बनाया नहीं है, तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। लेकिन सिंपल क्राइटेरिया, अगर आप 18 प्लस हो तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक और लूप होल भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 18 प्लस नहीं है, 15 है, 17 है, वो लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम पे अकाउंट बनाते हैं, अपने फादर का पैन कार्ड यूज़ करके उनके नाम पे अकाउंट बनाते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टूडेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता या फिर कोई जॉब करने वाला नहीं कर सकता या फिर हाउसवाइफ नहीं कर सकती। कुछ भी यहाँ पे सेबी के द्वारा नहीं कहा गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जो लोग NSE या फिर BSE के अंदर काम करते हैं, बेसिकली सेबी के अंडर काम करते हैं, उन एम्प्लॉय को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं होता है। अभी ये NSE एंड BSE क्या होते हैं? अगर आपने अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन किया तो वहाँ पे आपको हर एक स्टॉक के आगे NSE या फिर BSE दिखता है। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये फोरम है जिनके थ्रू आप स्टॉक बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हो। सबसे पुराना है BSE एंड NSE अभी जस्ट न्यू आया है। अगर आपने वो एक सीरीज़ देखी स्कैम 1992 हर्षद मेहता की, तो वहाँ पे आपने सुना होगा BSE के बारे में ज़्यादा बात होती है। उस टाइम BSE थी, अभी दोनों है, BSE भी है, NSE है, जो कि रेगुलेट करते हैं कौन से स्टॉक किस प्राइस पे चल रहे हैं, कैसे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। तो इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होती है उनको खुद के नाम पे, खुद के अकाउंट पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके पास कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन होती है स्टॉक्स की, जिसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता है। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आप 18 प्लस हो एंड पैन कार्ड आपके पास है तो आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एकदम क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको इनमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, लेकिन यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF एंड इंडेक्स। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक्स को देखो। स्टॉक्स तो आप नॉर्मली जानते हो कि जो भी कंपनी है उसके स्टॉक होते हैं, उसके शेयर होते हैं। जैसे कि मैंने एपिसोड नंबर 1 में बात की थी कि कैसे कंपनियां लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, तो जैसे वो लिस्ट हुई उनके कुछ जो शेयर्स है वो मार्केट में डाइल्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलो, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो इनके जो शेयर है उनको हम शेयर बोल सकते हैं या स्टॉक बोल सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या करोगे, रिलायंस के कुछ स्टॉक खरीदोगे, जो भी प्राइस चल रहा है 2000 3000, उतना पैसा दोगे एंड उतने ही उसके बदले में शेयर ले लेते हैं। अगर आपने रिलायंस के 100 शेयर लिए तो 100 इंटू जो भी इसका प्राइस चल रहा है उतना पैसा देना पड़ेगा, 100 शेयर आपके ब्रोकर अकाउंट में आ जाएंगे। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी में आपको हिस्सेदारी मिल जाती है, आप भी कहीं ना कहीं उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो जब भी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, कितना प्रॉफिट बनाया है, तो आपको ईमेल किया जाता है, सब कुछ पूरी कंपनी की डिटेल बताई जाती है, क्योंकि आप भी उस कंपनी के ओनर हो। भले छोटा सा हिस्सा है लेकिन ओनर आप भी हो। एंड आप चाहे कौन सा भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन आते हैं बाई करने का। कौन सा भी स्टॉक हो, हर एक चीज़ को आप बाई कर सकते हो। तो स्टॉक्स को समझने में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने एपिसोड 1 में क्लियर किया था कि कैसे कंपनियां लिस्ट होती है। लेकिन अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, ये है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड एंड ETF में कन्फ्यूजन होती है कि क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल रिलायंस के शेयर खरीद लोगे, या फिर आप इंडिविजुअल HDFC बैंक के शेयर खरीद लोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 1 शेयर रखना है, 2 रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है, यानी कि 10 कंपनियों के शेयर रख रहे हो या 20 कंपनियों के शेयर रख रहे हो, आपके ऊपर है।
अगर आपके पास 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो शायद आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कंपनी ही रखोगे, लेकिन किसी के पास 1 लाख रुपये तो क्या करेगा, वो कंपनी नंबर 1 भी रख लेगा, 2 भी रख लेगा, 3 रख लेगा, 4 रख लेगा, बहुत सारे कंपनियों के शेयर खरीद के रखता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में देखो, यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक होता है ग्रुप। म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि यहाँ पे सेक्टर वाइज कंपनीज का ग्रुप बनाया जाता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल मैनेजर होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, उनके एनालिसिस के बेस पे जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है या फिर उनको लगता है कि परफॉर्म कर सकती है, उनका ग्रुप बनाते हैं। एंड वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर से कंपनियां ऐड करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप 10 कंपनियों का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि फार्मा अपना सेक्टर है, वहाँ से एक टॉप परफॉर्मिंग कंपनी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, आईटी का जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है उसको निकाल लेंगे। फिर ये टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसकी टॉप परफॉर्मिंग कंपनी निकाल लेंगे। फिर बैंकिंग की जो टॉप कंपनी जो स्टॉक है उसको निकाल लेंगे, जैसे कि हो सकता है HDFC बैंक हो या फिर जो भी है उनको लगता है उसको निकाल लेंगे। इनका एक ग्रुप बना देंगे, एंड इस ग्रुप को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। यानी कि अब आपको समझ में आएगा कि जो ऊपर का ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉक्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स हम खुद अपनी एनालिसिस के हिसाब से ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन हमारा कितना एक्सपीरियंस है, हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैनेजर है जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है वो लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं वो हर बार टॉप परफॉर्मिंग कंपनी को सेलेक्ट करें, वो लोग कुछ छोटी कंपनी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। उनका मेन मकसद होता है कि उनके कस्टमर का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये मैनेजर के हाथ में होता है, एंड वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, किसी को नहीं पता है। एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो सेम सेक्टर को टारगेट करते हैं, यानी कि आईटी कंपनी का ही म्यूचुअल फंड निकाल देते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो सारे सेक्टर को कंबाइन लेके चलते हैं, यहाँ पे आईटी वाला भी होगा, फार्मा वाला भी होगा, टेक्सटाइल वाला भी होगा, एआई वाला भी होगा, जो भी है अलग अलग को ये करके रखते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड मिलते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन डेट आपको लगता है कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा सकता है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उसका डिसएडवांटेज क्या है, आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। जब आप बाई करते हो म्यूचुअल फंड को वो भी चार्जेस लगेगा, जब आप इसको एग्जिट मारते हो चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद इसको सेल करते हो तब भी आपका चार्जेस लगेगा। प्लस अगर आपने 5 साल के लिए इसको होल्ड किया है तो उसका भी चार्जेस लगेगा, जो कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है। स्टॉक्स के अंदर आपको सिर्फ बाई करने के लिए पर ऑर्डर 20 रुपीज़ देना है, एंड एग्जिट मारने के लिए पर ऑर्डर 20 रुपीज़ देना है। बाकी अगर बीच में आप 5 साल होल्ड करो, 10 साल होल्ड करो, उसका बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। तो ये एडवांटेज होता है खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर म्यूचुअल फंड को लेके मैनेजर को थोड़ा बहुत पैसा देके आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ETFs का एंड इंडेक्स का। तो ETF को समझने के लिए पहले आपको इंडेक्स को समझना पड़ेगा। तो हमारे लिए अभी इंडिया के अंदर कौन कौन से इंडेक्स है, आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स का, ये एक इंडेक्स है। फिर आपने सुना होगा नाम निफ्टी 50 का, फिर आपने नाम सुना होगा बैंक निफ्टी का। ये सारे इंडेक्स है इंडिया के। वैसे अगर आप US की बात करोगे तो वहाँ पे नेस्डेक, या फिर अगर आप बात करोगे डाउ जोन्स। तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप बनाया जाता है, एंड उस ग्रुप को हम बोलते हैं, या फिर जो इंडेक्स बनती है उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। तो नंबर दिया 50, इसका मतलब इंडिया की 50 कंपनियाँ। हमारे पास इंडेक्स ऐसे भी है जिनको हम बोलते हैं निफ्टी 100, निफ्टी 200। इसका मतलब इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ है उनके ग्रुप को निफ्टी 100 बोलते हैं। टॉप 200 यानी कि 200 कंपनियाँ जो टॉप परफॉर्मिंग है। लेकिन यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम आता है, आप निफ्टी 50 की बात करते हैं तो इसके अंदर ही आता है। तो अगर आपको मैं पूछूं कि इंडिया की कौन कौन सी टॉप कंपनियां हैं, तो शायद आपको 50 कंपनियों के नाम तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कंपनियां जिनको हम डेली सुनते हैं वो तो नाम पता ही होंगे। जैसे कि रिलायंस, आपको पता है रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, ये निफ्टी 50 का पार्ट है। आपने नाम सुना होगा टाटा का, ये भी निफ्टी 50 की पार्ट है। अगर आपने बैंक्स के नाम सुने हैं जैसे कि HDFC बैंक, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है। बेसिकली आप जो सर्विसेज को रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो कंपनियां इंडिया को टॉप लीडिंग कर रही है, वो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो ये एक इंडेक्स बन जाती है। अब यहाँ पे आपने सुना होगा कभी न्यूज़ के अंदर कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गई, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर गई। तो ये पॉइंट कैसे ऊपर जा रहे हैं, जो 50 कंपनियां हैं इंडिविजुअली ये कितना जा रही है, मान के चलो रिलायंस आज के दिन गई 2%, टाटा गई है 3%, HDFC गई है 4%, एक और मान लो कोई कंपनी है XYZ जो कि गई है -5%। तो इनका जो एवरेज हो गया प्लस वालों का या माइनस वालों का, उनका एवरेज निकाल के जो पॉइंट्स आते हैं
वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं निफ्टी 50 के सामने। अब ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो 25 कंपनियां जो है वो मिलके 500 पॉइंट प्लस में गई, लेकिन बाकी 25 कंपनियां मिलके -500 पॉइंट नीचे गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, नील, जीरो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि निफ्टी 50 कहीं पे भी नहीं गई है, 0 पॉइंट ऊपर नीचे हुई है। वैसे ही जो बैंकिंग सेक्टर या फिर बैंक्स जो मिलके ग्रुप बनाती है, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो ये हो गया इंडेक्स। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और बोलते हैं कि इंडिया ग्रोथ पे विश्वास करो, इंडियन इकोनॉमी बहुत ऊपर जाने वाली है, तो आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाने वाली, इंडिया ग्रो करने वाली है, इसका मतलब ये जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब ऊपर जाने वाले हैं। इसका मतलब हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप निफ्टी 50 के डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते, आप बैंक निफ्टी को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर, तो सेकेंड ऑप्शन है, आपको निफ्टी 50 के ETFs लेने पड़ेंगे। ETFs कुछ नहीं है, ये जितने भी इंडेक्स होते हैं उनके डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ पे टॉपिक आता है, देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडेक्स क्या होता है, जो कि यहाँ पे ये हमने समझ लिया। अब लास्ट टॉपिक है, वो है ETFs। बेसिकली ETFs क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स में पैसा लगाना है तो आप सीधा पैसा नहीं लगा सकते, बल्कि आपको ETFs लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ETF के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ रियलाइज़ की है, अगर आपको निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान से देखना, अगर आपको निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, इसका मतलब आपको इसका लेना पड़ेगा ETF। अगर आप ETF लेते हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली जो पैसे आप लगा रहे हो, मान के चलो आपने लगाया 100 रुपीज़ या आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसके ETF में, तो इनडायरेक्टली ये सारे पैसे डिवाइड होकर इन कंपनियों में ही लग रहे हैं। थोड़ा पैसा रिलायंस में लगेगा, थोड़ा टाटा में लगेगा, थोड़ा HDFC बैंक, XYZ, PQR, जो भी कंपनियाँ हैं उसके अंदर डिवाइड होकर पैसा लग जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फिर तो ये सेम टू सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही हो गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी यही चीज़ हो रहा है ना। यहाँ पे जो ग्रुप बनाया जाता है, जो मैनेजर ने बनाया है, वहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे भी जो कंपनियाँ बनाई है उसने, अलग अलग कंपनियाँ, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लग रहा है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेम हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फिर तो ETF एंड म्यूचुअल फंड सेम हो गए? नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जो कंपनियाँ ऐड है उसको वो मैनेजर ऐड करता है अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो ETF है, यहाँ पे अगर आपने निफ्टी 50 का ETF लिया है तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के अंदर पैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मान के चलो आपने म्यूचुअल फंड आज लिया एंड उसके अंदर 10 कंपनियों का है, ग्रुप बनाया 10 कंपनियों का, अब इसमें हो सकता है अगले 1 साल तक 8 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करें ऊपर की साइड एंड 2 कंपनियां नीचे की साइड परफॉर्म करें, तो इसके अंदर आपका प्रॉफिट कैसे होगा, ये प्रॉफिट माइनस ये प्रॉफिट एंड ऑन एन एवरेज जो आ रहा है वो आपका होगा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे ETF में बेस्ट फ़ायदा क्या है, या फिर इंडेक्स का बेस्ट फ़ायदा क्या है, जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियाँ है, उनमें से मान के चलो कोई एक कंपनी ऐसा है जो कि अंडर परफॉर्म कर रही है, वो काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर ही नहीं रही है, बार बार कंटिन्यू गिर रही है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, उनमें से जो अंडर परफॉर्म कर रही है कंपनी उसको बाहर निकाल देते हैं। एंड निफ्टी 50 के बाहर की कोई कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि नेक्स्ट जो 100 वाला हमने देखा था निफ्टी 100, उसमें से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको अंदर लेके आ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपका हमेशा पैसा ETF के थ्रू इंडिया की टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनी में ही लगने वाला है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई एक कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले को अंदर लेके आ जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता है। अगर आपने ले लिया तो फिर आप जब भी होल्ड कर रहे हो 5 साल 10 साल, तो उसके लिए आपको वो 10 कंपनियाँ ही रखनी पड़ती है, आप वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। तो ETF लेने का ये एक फ़ायदा होता है। तो आप तो ये समझ गए कि ETF कुछ नहीं है, ETF एक इंडेक्स का डेरिवेटिव है। अगर आप इंडेक्स को आप सीधा नहीं खरीद सकते, लेकिन ETF उसके ले सकते हो, जो कि पैसा सीधा इंडेक्स के अंदर ही लगने वाला है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और बोनस पॉइंट बता देता हूँ, ETFs वर्सेस म्यूचुअल फंड, आपको क्या लेना चाहिए। तो मेरा खुद का एनालिसिस बोलता है कि आपको हमेशा ETFs लेना चाहिए एंड म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में अपने जो कंपनियां ले लिए आपको वही रखना पड़ता है, आप उसमें एग्जिट नहीं मार सकते, जो कि एक डिसएडवांटेज है। लेकिन ETF में अगर आपने निफ्टी 50 का ETF लिया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो अंडर परफॉर्म करती है उसको बाहर निकाल देते हैं, अच्छा वाले को अंदर लेकर आते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा पॉइंट है मेरे पास, जो मैं सबसे ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एंट्री का चार्ज देना पड़ेगा, आपको एग्जिट का चार्ज देना पड़ेगा, आपको होल्ड करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन ETFs के अंदर एंट्री का सिर्फ 20 रुपीज़ है पर ऑर्डर एंड एग्जिट का 20 रुपीज़ है पर ऑर्डर एंड होल्डिंग पीरियड का कोई चार्जेस नहीं है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड माइंड यू, म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस है ना, ये इतने बड़े चार्जेस है कि आपको एट द एंड लगेगा भाई जो मैं प्रॉफिट कमाया वो तो चार्जेस में ही चला गया है। बाकी ये चार्जेस कितने होते हैं,
वो सारी बातें आने वाले एपिसोड में बात करूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाकी आज मैंने इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कहीं पे भी डाउट है, तो कमेंट ज़रूर कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। एंड प्लीज़ इस सीरीज़ को, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, क्योंकि इस तरह से ये नॉलेज फ्री में कोई भी नहीं देता है। फाइनली ये वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाना। चलो तब तक आराम से सीखते रहो। एंड हाँ, एपिसोड नंबर 1 भी ज़रूर देख लेना। एपिसोड 3 जल्दी लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं, ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे।